न्यू ब्लॉग। और आज व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक टू माय होम फ्रॉम वर्क, मैंने सोचा ये इस बात पे ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं इस चीज़ से आई वाज ट्राइंग टू गो थ्रू दिस, बट ये हो नहीं पा रहा है। और ये ब्लॉग एक्चुअली है उसके ऊपर कि कैसे मैंने अपना सामान मंगाया है, कस्टम्स में जो फंसा हुआ है वो बाहर ही निकल पा रहा है। तो आप लोग कभी भी गलती से एक काम मत करना, आप गलती से भी दवाइयाँ मत मंगा लेना, क्योंकि मेरे को बैक पेन है और मेरी बैक पेन की दवाई मेरे पास हमेशा रहती है। मैं लेके आया था पर वो ख़त्म हो गई, और अब मैंने जब घर वालों से अपनी दवाई मंगाई है तो उन्होंने पोस्ट कर दी मेरे को, स्पीड पोस्ट। और वो मेरी सबसे बड़ा गुनाह हो गया, पूरी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि वो फंस गई हैं सारी दवाइयाँ कस्टम्स में। और कस्टम्स में बाहर दवाई निकलवाना इतना मुश्किल है जैसे कि आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। ऑलमोस्ट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द कस्टम्स। अब आई हैव गॉट 2 पार्सल फ्रॉम इन द कस्टम्स। एक में कुछ सामान है, मेरे स्पाइसेस हैं, एक स्पाइसेस हैं, और कुछ वो है क्या कहते हैं, टी शर्ट्स। और दूसरे में जो है उसमें सिर्फ दवाइयाँ हैं। अब दवाइयाँ वाले जब कस्टम्स में मैंने बात करी है तो कह रहे हैं उसमें आप उसके डिटेल दो। मैंने लिख के दिया डिटेल, ये दवाइयाँ हैं। अब वो कस्टम्स वालों का मेल आया है कि जो दवाइयाँ हैं उसका पर्चा भेजो। पर्चा अगर मैंने इंडियन हॉस्पिटल का जो मैंने भेजा है वो पर्चा चलेगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये, उसमें जो दवाइयाँ हैं हम तो सॉल्ट मिला लेते हैं ना, तो हमने सॉल्ट मिला के दवाइयाँ मंगा ली, जो नहीं मिली वो कोई और कंपनी की मंगा ली। यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ तो ये बड़े लकीर के फ़कीर हैं इस मामले में। तो उस पर्चे पे एग्जैक्टली वही दवाई लिखी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो पर्चा ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको आपको भेज के जाना पड़ेगा एक वकील के पास, वो इसको ट्रांसलेट करेगा, फिर नोटरी करेगा इसमें, ठीक है। नोटरी करने के बाद आपको फिर वो पर्चा देना पड़ेगा उसमें कस्टम्स में, और कस्टम्स वाले अपनी फ़ीस भी लेंगे 25 यूरो के आसपास, और ये अलग जो खर्चा आएगा। तो कुल मिला के मेरी दवाइयाँ 4-5 हज़ार की पड़ी हैं टोटल, विथ 6 हज़ार की, 5-5.5 हज़ार की पड़ी हैं विथ द डिलीवरी जो मेरे पास आई है। और 5 हज़ार की दवाई के लिए मुझे करीब 8-10 हज़ार रुपये लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि नोटरी कराने के बाद भी वो काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं ट्रांसलेट कराऊंगा उसको, पूरा डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा जो पर्चा होगा, उसके बाद मैं फिर नोटरी कराऊंगा। कम से कम 60-70 यूरो लग जाएंगे उसमें, फिर 25-30 यूरो फिर मैं कस्टम्स में दूंगा, मतलब 100 यूरो लग जाने वाले। 100 यूरो ऑलमोस्ट हो गया आपका 8 हज़ार रुपये। 8 हज़ार रुपये मैं देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी दवाइयाँ निकलवाने के लिए। इससे अच्छा ये कि मैं दवाइयाँ लूँ ही नहीं, यहाँ से दवाइयाँ उठा लूँ। एक पहला पॉइंट, या तो मैं यहाँ से दवाइयाँ उठा लूँ। दूसरा, मेरे पास ऑप्शन बचा हुआ है कि मैं दवाइयाँ दोबारा मंगाऊँ, पर दोबारा DHL से मंगवाऊँ। तो आप पोस्ट मत करवाना, अगर आप करवा सकते हो DHL मंगवा लें। DHL में क्या है, आप कस्टम ड्यूटी वहीं पे कर देते हो आप इंडिया में, शायद। आई एम नॉट स्टिल कन्फर्म, पर हाँ आप पता कर लो कि आप कंफर्म कर लेते हो, शायद DHL में आप पहले ही कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो इंडिया में, तो आपको यहाँ कोई ज़्यादा पंगा नहीं होगा DHL से। आप कुछ भी सामान भेजोगे आप, तो कुछ भी गलती से भी एक ज़िंदगी में ये काम मत करना कि कुछ गलती से भी आप यहाँ पोस्ट कर लेना और जो कस्टम में फंस जाए, फिर तो भाई निकालना वो इतने टेढ़ी खेत है। मेरी एक फ्रेंड है जो लॉयर है इधर, मैंने उससे ही बात करी है। तो पहले उसने बात करी उनसे, तो वो भी बेचारी हार गई। वो कह रही यार लॉ और ये लोग नहीं मानेंगे। फिर यहाँ कुछ कस्टम एजेंट थे, मैंने उनसे भी बात करी, मैंने कहा आप निकलवा दो, आपकी फ़ीस जो भी होगी मैं दे दूँगा। तो उन्होंने मुझसे बोला ठीक है, उन्होंने कहा कि 70 यूरोज़ में हम लेंगे फ़ीस। तो मैं चल ठीक है 70 यूरोज़ लेंगे, टोटल 70 यूरोज़ भी लें, चलो ठीक है, दवाई तो निकले, क्योंकि फिर 25 यूरो तो वैसे ही मुझे वहाँ देनी पड़ती, मुझे भागदौड़ कम हो जाएगी। पर वो उन्होंने पहले दवाइयों का मुझसे मंगवाया ब्यौरा कि कौन कौन सी दवाई है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, मैंने लिख के भेज दिया मेल पे। उसका उन्होंने कहा पर्चा दे दो, मैंने पर्चा भी दे दिया इंडियन डॉक्टर का। फिर उन्होंने मेरा रिप्लाई आया, सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू विद दिस। कस्टम एजेंट के सामने कस्टम एजेंट जो हैं वो भी नतमस्तक हैं भाई। इनके लॉज इतने, रेगुलेशंस इतने कठिन हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने टफ है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से कुछ भी सामान निकलवाना अपना। तो कोई भी काम आप ऐसा मत करो कि जो कस्टम्स में फंस जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत है। आखिर में फाइनली आई गिव अप, और अब मैं सोच रहा हूँ कि दवाइयाँ या तो DHL में मंगवा लूँ या फिर यहाँ से दवाई खरीद लूँ यहाँ के डॉक्टर को दिखा कर। बैक पेन के लिए एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैंने कल परसों कायरोप्रैक्टर को दिखाया है। कायरोप्रैक्टर एक लौता कायरोप्रैक्टर है पूरे रीगा में, वाह, यस।
ही इज़ द ओनली रिकॉग्नाइज्ड कायरोप्रैक्टर इन द एंटायर रीगा हु हैज़ अ डिप्लोमा इन कायरोप्रैक्टिस, मतलब कायरोमैंसी। ठीक है, उससे मैंने दिखाया है, पर मुझे कुछ खास आराम तो नहीं पड़ा। कोई कायरोमैंसी का मैं इंडिया में भी वो मैं कर लेता, इंडिया में भी करवा लेता उतना ही, और बहुत कम पैसों में हो जाता इंडिया में। ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 800 रुपये लेता, 1000 रुपये लेता। यहाँ ही टुक फ्रॉम मी अराउंड 40 यूरोज़, तो वो 3,500 रुपये के आसपास पहुँच गया मेरा खर्चा। और ठीक है, करा उसने अपना, हड्डियाँ चिपका दी मेरी, पर दर्द तो मेरा आराम नहीं मिला, दर्द उतना ही अभी भी। तो ये बैक पेन जो मेरा 1-1.5 साल से ये चल ही रहा है, और बीच में चला जाता है, विजिटिंग पेन है ये, कभी आता है कभी चला जाता है। बट ये आपसे अब यही गुहार है कि गलती से भी एक काम मत करना, आप गलती से भी दवाई मत मंगवा लेना, और कोशिश करो कि इंडिया से कुछ मंगवाओ ही मत। अगर आप मंगवा ही रहे हो तो जो लेके आना है लेके आ सकते हो, लेके आ जाओ, इंडिया से मत मंगवाओ मेरे दोस्त, वरना जो फंसेगा काम। और उसके बाद जो निकलवाने में, मैंने एक और बंदे से बात करी है जो दवाइयाँ जिसकी पहले आई थी, वो कह रहा है मुझे 2-2.5 महीने लग गए थे दवाई निकलवाने में, और उसने भी यही सब किया था, पोस्टाइल करवाया था वकील से और वो सब करवाया था। तो इतना ज़्यादा जो ये इतना लंबा चक्कर है, इतना मुश्किल है दवाई निकलवाना, बहुत ज़्यादा। तो फिर वही है कि मैंने कहा छोड़ो फिर, अब तो जब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि गलती से भी क्या नहीं करवाना है, कुछ भी दवाई मत मंगवाना, और कोशिश करो कि कुछ मंगवाई मत। अगर ज़रूरी है तो मंगवा लो, क्योंकि फिर कस्टम्स में फंस सकता है, पर अगर DHL से मंगवाओगे तो शायद कस्टम्स में नहीं फंसता है उसमें, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, इसलिए शायद ये वाला पंगा है। और बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ अभी इस झील के किनारे, आप देखो बड़ी खूबसूरत सी झील है यहाँ, ओल्ड रीगा की काफ़ी प्यारी सी लेक है यहाँ जो ये बनी हुई है। और तो that's it, there was a small video on the problem I am struggling with। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, जब भी यहाँ आओ तो ये मत कर लेना भाई। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सी यू।